इस वक्त पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके से चीन की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक पीछे की ओर जा रहे हैं। चीन के 3 टैंक वापस जाते हुए देखे भी गए। चीन के सैनिक फिंगर 4 से फिंगर 8 की तरफ जाएंगे। इसके अलावा थोड़ी देर पहले लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC की इस वक्त की स्थिति को लेकर नया अपडेट भी दिया। भारतीय सेना के मजबूत इरादों के सामने आखिरकार कैसे घुटने टेकने को मजबूर हुआ चीन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की राष्ट्र नीति और भारतीय सेना की मजबूत इच्छा शक्ति से चीन की जिद वाली दीवार कैसे टूटी है, इसके सबूत सीधे ग्राउंड जीरो से देख लीजिए। चाइनीज आर्मी के टैंक वापस लौट रहे हैं। PLA के पहले टैंक ने बैक गियर लगाया। लद्दाख में चीन के दूसरे टैंक ने यू टर्न ली। जिनपिंग की फौज का तीसरा टैंक वापस मुड़ा। चीन की सेना के ये टैंक वहीं जा रहे हैं जहां से आए थे। ये तस्वीरें तो बस ट्रेलर है। पूरी पिक्चर देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे लद्दाख में चीन का गुरूर टूटा है। सबसे पहले इसे समझ लीजिए। ये पैंगोंग के फिंगर इलाके का मैप है। फिंगर 1 से फिंगर 8 तक के इलाके की सामरिक तस्वीर अब अप्रैल 2020 से पहले वाली हो जाएगी। पहले फिंगर 8 तक रहने वाला चीन आगे बढ़कर फिंगर 4 तक पहुंच गया था। यानी फिंगर 4, 5, 6, 7 और 8 पर ड्रैगन आर्मी ने अवैध कब्जा जमा रखा था। लेकिन अब चाइनीज आर्मी वापस फिर फिंगर 8 पर होगी। LAC पर PLA का बैकफुट पर जाना भारत के लिए जीत है। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा में की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह राणा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान भारत का जय घोष है। 24 जनवरी को हुए सीनियर कमांडर लेवल की 9वें राउंड की बातचीत में शी जिनपिंग के कमांडर्स ने हिंद की सेना की बात मान ली है। अपने टेंट, तंबू, गोला बारूद और सेना को समेटकर उनसे साफ शब्दों में बोल दिया है, अब लौट चले। पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि LAC पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति यानी स्टेटस को हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। अप्रैल 2020 से पहले चाइनीज आर्मी फिंगर 8 पर बने अपने बेस कैंप से पैंगोंग झील के रास्ते बोट से फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करती थी। वहीं भारतीय सेना भी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक गश्त लगाती थी। नतीजन फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच आए दिन दोनों सेनाओं के बीच झड़प होती रहती थी। मौजूदा टेबल टॉक में बड़ी बात यह भी है कि फिंगर 4 और फिंगर 8 की पेट्रोलिंग को कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। यानी फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच दोनों सेनाएं अब आगे तक कोई पेट्रोलिंग नहीं करेंगी जब तक दोनों सेनाओं के कमांडर्स किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच जाते। मतलब साफ है, डिसएंगेजमेंट के बाद भी कमांडर लेवल की बातचीत अभी जारी रहने वाली है। यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा और इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, सदन को इस बात की भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी अभी तक की जानकारी, माने स्टेटमेंट देने के लिए जब मैं सदन में आ रहा था तब तक की जो जानकारी है, मेरी अभी तक की जानकारी के अनुसार जो समझौता हुआ है उसका क्रियान्वयन अभी तक, मैं फिर से दोहरा, अभी तक ठीक तरीके से हो रहा है।
अब फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच आखिर ऐसा क्या है जो भारत और चीन की सेना अक्सर आमने सामने रहती है? इसे इस ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए। विवाद की असली वजह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है। पैंगोंग के फिंगर इलाके में अभी LAC को लेकर ही विवाद है। भारत जिस लाइन को LAC मानता है वो फिंगर 8 से गुजरती है, वहीं चीन फिंगर 4 से गुजरने वाली रेखा को LAC मानता रहा है। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है, जो सामरिक लिहाज से काफी अहम है। अब अगले राउंड की बातचीत में LAC को लेकर मौजूदा मतभेद को खत्म करने पर जोर रहने वाला है। इस मुद्दे पर भी जीत भारत की ही होगी। शुरुआत पैंगोंग इलाके में चीन के घुटने टेकने से हो चुकी है। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सहमति हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर्स स्तर की बातचीत हो, ताकि बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जा सके। क्योंकि पैंगोंग झील के पूरे इलाके पर ड्रैगन ने अपनी नजरें गड़ा रखी थी, मगर भारत के आगे चीन की एक नहीं चली। उसे अपनी नजरें भी झुकानी पड़ी और पांव भी पीछे करने पड़े। भारतीय सेना की सख्ती और सूझबूझ के बाद आखिरकार चीन कैसे रास्ते पर आया, इसे समझ लीजिए। चीन की जो सेना है वो लौटकर जाएगी फिंगर 8 यानी कि अपने बेस के पीछे। आपको मैप पे जरा समझाते हैं। देखिए, ये है पैंगोंग लेक का पूरा इलाका, ये पैंगोंग लेक का पूरा इलाका है और आप मान लीजिए कि इसी इलाके में ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में स्टैंड ऑफ बना हुआ था। अगर हम बात करते हैं पैंगोंग के नॉर्थ हिस्से में, और ये साउथ का हिस्सा, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ का हिस्सा है, और नॉर्थ के हिस्से में ही सारी चीज़ें हो रही थी। आगे आप समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पड़ता है कि फिंगर 8 इस जगह के करीब आता है जिसे श्रीजाप कहा जाता है। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर के एरिया में चीन पहुँच गया था और चीन ने इस इलाके में अपना कह सकते हैं कि दबदबा कर लिया, बेसेस बना दिए थे। और उसके बाद भारत ने क्या किया, भारत ने भी आके इसको यहाँ पर रोक लिया, इससे आगे जाने नहीं दिया। अब जब डिसएंगेजमेंट की शुरुआत होगी तो क्या हो जाएगा, उसके बाद ये होगा कि चीनी सेना यहाँ से इस तरफ मूव कर जाएगी और भारतीय सेना यहाँ से थोड़ा सा मूव करके अपने बेस, जो इसके यहाँ पर जो बेस है, अपने बेस पर डटी रहेगी और इस तरह से डिसएंगेजमेंट यहाँ होगा और जो स्थिति है वो मई से पहले की हो जाएगी, यानी अप्रैल से पहले की स्टेटस को बन जाएगी। लेकिन अब समझौते के बाद ये तय हुआ है कि चीन नॉर्थ बैंक में फिर फिंगर 8 के पूर्व की दिशा की तरफ लौट जाएगा और भारत फिंगर 3 के पास अपनी परमानेंट पोस्ट धन सिंह थापा पोस्ट पर रहेगा और फिंगर 4 से 8 के बीच का 8 किलोमीटर की दूरी वाला इलाका बफर जोन रहेगा। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी अस्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। अध्यक्ष महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति। भारत और चीन के बीच हुए समझौते से साफ है, भारत अप्रैल 2020 से पहले जहां था वहीं रहेगा। फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट पोस्ट धन सिंह थापा पोस्ट पर रहेगा, लेकिन चीन फिंगर 4 से 8 तक पूरे 8 किलोमीटर पीछे हट रहा है। इसीलिए संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कुछ नहीं खोया। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं, ये हमको जानकारी मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं और आगे की बात नहीं बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी LAC पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हैं, इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में साफ साफ शब्दों में LAC की एक्चुअल पोजीशन की जानकारी दी।
कैसे चीन एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो गया? चीन की सेना पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ हिस्से से कितना पीछे हटेगी? लेकिन राहुल गांधी को भारत सरकार की राष्ट्रनीति में भी राजनीति दिखती है। चीन बैकफुट पर है। राहुल ने पॉलिटिक्स में फ्रंट फुट पर आकर पेंगोंग समझौते पर डायरेक्ट अटैक किया है। अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा है, वर्तमान स्थिति की कोई जानकारी नहीं, न कोई शांति और शांतिपूर्ण माहौल। सरकार हमारे बहादुर जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन क्यों जाने दे रही है? दरअसल राहुल गांधी का यह ट्वीट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राज्यसभा में दिए बयान के बाद आया, जिसका जवाब राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दिया। राजनाथ सिंह के बयान के अलावा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का आज का मैसेज भी सुनना चाहिए और उसके असल मायने को गुनना चाहिए। मोदी ने आज दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा सांसदों को संबोधित किया और कहा कि बात जब राष्ट्रनीति और राजनीति की होती है तो वो राष्ट्रनीति को पहले रखते हैं। हमारी प्रेरणा राष्ट्रनीति है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम निर्णय नहीं करते हैं और इसका असर जन सामान्य के मन पर होता है। साथियों, हम राजनीति में सर्वसम्मति को महत्व देते हैं। हम सहमति के प्रयास को करते करते सर्वसम्मति तक जाना चाहते हैं। दीनदयाल जी कभी भी राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं रखते थे और आपको याद होगा, जब मैं 2014 में आया तो मुझे सदन में एक बार बोलने का मौका मिला। तब मैंने सदन में कहा था और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहा था और बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था। जो इस कन्विक्शन को हम लोग जीते हैं, हमें संस्कार में मिले हैं। और मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि बहुमत से सरकार चलती है, बहुमत से सरकार तो चलती है, लेकिन देश तो सहमति से चलता है, सर्वसम्मति से चलता है। और हम सिर्फ सरकार चलाने नहीं आए हैं, हम तो देश को आगे ले जाने के लिए आए हैं। मोदी सरकार की प्रथम राष्ट्रनीति पॉलिसी का ही असर है कि पेंगोंग फिंगर इलाके में चीन पीछे हटने को मजबूर हुआ है। जिनपिंग का गुरूर टूटा है। भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट का फॉर्मूला क्या है, इसे 5 पॉइंट में समझ लीजिए। अप्रैल 2020 के बाद चीन की सेना जिस फिंगर 4 तक आ गई थी, वो अब पीछे लौटकर पेंगोंग के फिंगर 8 से पूर्व की ओर रहेगी। पहले पेंगोंग के नॉर्थ साउथ बैंक तक चीन बढ़ गया था। समझौते के तहत अब चीन नॉर्थ साउथ बैंक से वापस होगा। पहले चीन की सेना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करती थी, अब पेट्रोलिंग पर अस्थायी रोक रहेगी। अप्रैल 2020 के बाद चीन ने इस इलाके में कई निर्माण किए थे। अब अप्रैल 2020 के बाद के सभी निर्माण चीन हटा लेगा। फिंगर इलाके में दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की स्थिति बनी हुई थी। अब फॉरवर्ड पोस्ट पर दोनों सेनाएं एक दूसरे से दूर रहेंगी। करीब 10 महीने से लगातार एलएसी पर, खासकर पेंगोंग झील के नॉर्थ और साउथ वाले हिस्से पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच लगातार तनाव चल रहा था। इन 10 महीनों से लगातार भारत और चीन के शीर्ष सैन्य अफसरों के बीच बातचीत भी जारी थी और आखिरकार इस टेबल टॉक में भी भारत का पलड़ा भारी रहा और चीन को भारत की बात माननी ही पड़ी। इस खबर को राजनाथ सिंह ने सबसे पहले राज्यसभा में दिया। पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सदन को यह बताया कि भारत और चीन के बीच सामरिक संबंध 3 बातों पर आधारित रहेंगे। पहली बात, दोनों पक्ष एलएसी का सम्मान करें। दूसरी बात, स्टेटस को बदलने की कोशिश नहीं की जाए और तीसरी बात, भारत और चीन सभी समझौतों को माने।
चीन के साथ इससे ज्यादा स्पष्ट भाषा में बातचीत नहीं हो सकती है और ये भाषा ताकत की भाषा है। ये वही गोला और बारूद की भाषा है जिसको ड्रैगन अच्छी तरह समझता है और जिसके सामने ड्रैगन को झुकना पड़ता है। भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है सभापति महोदय। अगर आज चीन पीछे हटने को मजबूर हुआ और चीन का अहंकार टूटा है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की वीर सेनाओं का पराक्रम और मोदी सरकार की राष्ट्रनीति। चीन और भारत के बीच 9 राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत के बाद बुधवार से चीन और भारतीय सेना के जवानों ने दक्षिण और उत्तरी पेंगोंग झील से वापस लौटना शुरू कर दिया है। चीन में जो कुछ भी होता है वो चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मर्जी से होता है। जिनपिंग की मर्जी के बिना चीन के अंदर और बॉर्डर पर पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसे में ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि कैसे शी जिनपिंग और चीनी सेना को भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा है। चीन का गुरूर कैसे टूटा ये दिखाने के लिए हम आपको LAC से अब कश्मीर लेकर चलते हैं, जहां देश के सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग और जज्बे के दम पर -60 डिग्री में भी डटे हैं। 20,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी पोस्ट की निगरानी कर रहे हैं। सरहद की रक्षा करने वाले ये सुपर सोल्जर्स कैसे तैयार होते हैं, कैसे उन्हें फौलाद बनाया जाता है, देखिए इंडिया टीवी की एक बहुत खास रिपोर्ट। 10,000 फीट की ऊंचाई, -60 डिग्री टेम्परेचर, बीस से 35 फीट बर्फ, हार्ड मास्क गलाने वाली बर्फीली हवाएं, जहां 5 मिनट खड़ा होना मुश्किल होता है, वह हाथ में हथियार थामे ये हिमवीर डटे हैं। 20 से 25 फीट बर्फ के ऊपर ऐसे चल रहे हैं जैसे मैदान पर चल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर इनकी नजर है और ये तैयारी है दुश्मन को नेस्ता नाबूद करने की। किस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में पेट्रोलिंग करते हैं उसकी एक तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जवान जो है जो नियंत्रण रेखा की यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे। दरअसल ये जवान जो इस लाइन ऑफ कंट्रोल की पेट्रोलिंग कर रहे हैं ये आधुनिक हथियारों से लेस है, इनके पास पूरा साजो सामान है और ये बर्फ़ पर जो जिस तरह से चल रहे हैं आपको लगेगा कि ये एक मैदान पर चल रहे हैं। हालांकि बर्फ़ जो है 15 से 20 फीट के आसपास नियंत्रण रेखा वाले इलाकों में होते हैं। खासकर द्रास करगिल की लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये जवान जो है आसानी से इस बर्फ़ को क्रॉस करते हैं और अलग अलग टुकड़ियों में ये जवान जो है आपको नियंत्रण रेखा पर देखने को मिलेंगे जो अलग अलग पोजीशंस लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब भी सीमा पार से घुसपैठ का कोई खतरा होता है तो जिस तरह के इनपुट्स मिलते हैं उस इनपुट के हिसाब से जो है ये जवान सरहदों की हिफाजत करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन इन जवानों को इस तरह से आधुनिक हथियारों से लेस किया गया है, हर वो साजो सामान दिया गया है जिससे इनकी पेट्रोलिंग जो है बेहद आसान बन जाए। शूरवीरों की इन्हीं तस्वीरों को देखकर दुश्मन के सीने ठंडे हो जाते हैं। यहां कड़ी ट्रेनिंग में जब भारतीय फौजियों का खून उबलता है तो इसकी आंच सीमा पर दुश्मन तक भी पहुंचती है। भारतीय रक्षकों को हिमवीर में बदलने वाला
यह है आर्मी का हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। यह स्कूल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 1948 से ही मौजूद है। 1962 में इसे अपग्रेड करके नया स्वरूप दिया गया। हम इस वक्त हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में मौजूद है, जहां पर यह ट्रेनिंग चल रही है और आप देख सकते हैं कि 13,000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जो नियंत्रण रेखा है, वहां से ये जवान जो है सिकी पेट्रोल के ज़रिए जो है अपने फॉरवर्ड पोस्ट्स की तरफ आ रहे हैं और 24 घंटे इसी तरह से गुलमर्ग के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ये ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहता है। इन स्केयर्स को पूरी तरह से तैयार किया जाता है कि कैसे बर्फ़ पे चलना है, किस तरह से नियंत्रण रेखा की पेट्रोलिंग करनी है, और इसके लिए एक जवान को न सिर्फ सिकी सिखाई जाती है बल्कि उसके लिए उसे मॉडर्न इक्विपमेंट के ज़रिए लेस भी किया जाता है, क्योंकि इन इलाकों में अक्सर बर्फीले तूफ़ानों की आशंका जो है वो बनी रहती है। सिर्फ बर्फ़ पर स्कीइंग के ज़रिए चलना ही नहीं बल्कि बर्फीले तूफ़ानों से बचने की भी एक ख़ास ट्रेनिंग जो है इन जवानों को दी जाती है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस स्कूल में सिखाया जाता है कि कैसे इन बर्फीली चट्टानों के बीच अपने देश की सरहदों की हिफाजत करनी है, कैसे दुश्मनों को मात देनी है, और उसके लिए इन्हें गुजरना पड़ता है बेहद ही कड़ी ट्रेनिंग से। ये सब इस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में एक बैच में 250 से 300 जवान आते हैं। कुल 12 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, 9 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग और 3 हफ्ते एडवांस ट्रेनिंग में ऊंची दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों की पेट्रोलिंग, एवलांच के बाद रेस्क्यू करना, बर्फ में 20,000 फीट तक की ऊंची पोस्ट पर रहने की क्षमता पैदा करने के साथ ही -20 से 60 डिग्री तापमान में कैसे सरवाइव करना है, ये सब सिखाया जाता है। एडवांस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवान सियाचिन, सिक्किम, लद्दाख और करगिल के लिए तैयार हो जाते हैं। एक टीम है, आप इस टीम को देख सकते हैं, 6 जवानों की एक टीम है, और जो पहले 2 जवान हैं इन्होंने बिल्कुल जो है सिंपल शूज़ पहना है और बर्फ़ में एक कदम भी चलना जो है इनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 3 से 4 फीट के आसपास नियंत्रण रेखा के पास बर्फ़ मौजूद रहती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जवान जो है एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहे हैं। और पीछे आप 2 जवान और देख सकते हैं जिन्होंने ट्रिगर शूज़ पहना है, इससे आप जो है तेज़ी से बर्फ़ के ऊपर में चल सकते हैं और जहां इनकी मंजिल होती है, जहां तक पेट्रोलिंग करनी होती है, ये आसानी से जो है बर्फ को काट कर रास्ता बनाकर जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इन हिमवीरों की ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है हिमस्खलन रेस्क्यू, यानी जब नियंत्रण रेखा पर एवलांच आ जाए तो क्या करना है, कैसे बर्फ में फंसे लोगों को बचाना है, किस तरह उन्हें मेडिकल एड दी जाए। 13,000 फीट की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ पर एक जवान को जो है स्की के ज़रिए जो है कांधों पर वहाँ से लाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सेना की टीम जो है वहाँ से नीचे आ रही है। एक ट्रॉली आप देख सकते हैं जिस पर एक जवान को वहाँ पर नीचे लाया गया है। हालांकि ये जवान जो है बर्फीले तूफान में वहाँ पर दबा हुआ था और एक डेमो के ज़रिए ये दिखा रहे हैं कि जब जवान इतनी ऊंचाई पर बर्फ़ के नीचे दब जाता है और उसकी कंडीशन को देखकर जो है कैसे उसको यहाँ लाना है, ये आप देख सकते हैं। इसको पिकी बैग के ज़रिए जो है नीचे लाया गया है और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक और जवान जो है उसको नीचे स्ट्रक्चर के ज़रिए जो है नीचे लाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है तपोवन टनल से, जहां चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को तब झटका लगा जब टनल में अचानक पानी आने की वजह से काम रोकना पड़ा, लेकिन रेस्क्यू टीम ने थोड़ी ही देर में सिचुएशन को काबू कर लिया। 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। 35 मजदूरों की जिंदगी सिर्फ 60 मीटर दूर है। इस दूरी को खत्म करने के लिए टनल में 900 लोगों की टीम लगातार काम कर रही है। ये काम कब पूरा होगा जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। तपोवन की टनल में फंसी 35 जिंदगियों को बचाने के लिए 900 लोगों की टीम एक साथ बिना थके बिना रुके लगातार काम कर रही है।
100 घंटे बीत चुके हैं और रेस्क्यू टीम टनल में 120 मीटर अंदर पहुंच चुकी है। अब सिर्फ 60 मीटर का रास्ता साफ करना बाकी है, क्योंकि वहीं 35 मजदूरों की जिंदगी फंसी हुई है। टनल में रास्ता बनाने के लिए इस समय एसडीआरएफ के 100 जवान, एनडीआरएफ के 176 जवान, आईटीबीपी के 425 जवानों की टीम टनल के अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है। इसके अलावा आर्मी के 124 सैनिक, नेवी के 16, एयरफोर्स के 2 पायलटों के अलावा टनल के ऊपर निगरानी रखने के लिए 3 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। टनल से मजदूरों को निकालने के लिए टनल के अंदर फायर विभाग के 16 फायरमैन भी रास्ता साफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस के 26 जवान भी पिछले 100 घंटे से डटे हुए हैं। इस वक्त हम तपोवन टनल पर मौजूद है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 30 से 35 जानों को बचाने के लिए 900 लोग लगे हुए हैं। इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। और ये सर्च और रेस्क्यू का दायरा ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट से लेकर श्रीनगर डैम तक चल रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ यहां रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, ऋषि गंगा पर बीआरओ की टीम ब्रिज बनाने का काम कर रही है ताकि सीमावर्ती इलाकों को जोड़ा जा सके। एसडीआरएफ की टीम पूरी नदी की तलहटी पर गायब लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इंडियन आर्मी यहां पर ड्रिलिंग ऑपरेशंस या कहें कि इस टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी लगे हुए हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स हेली सर्विसेज के जरिए बेहद महत्वपूर्ण साजो सामान जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चाहिए वो यहां पहुंचा रही है। ये वक्त के खिलाफ की दौड़ है। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 900 लोग लगे हुए हैं और सबकी कोशिश ये है कि जो 35 जाने इस टनल में फंसी हुई हैं वो हासिल कर सके, ढूंढ सके और इसके अलावा जो लोग गायब हैं वो सुनिश्चित किया जा सके कि वो कहां हैं। उनके परिवार वालों को एक जवाब देने के लिए एजेंसीज के पास कोई जवाब हो। 35 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को उस समय बड़ा झटका लगा जब ऑपरेशन को अचानक बीच में ही रोकना पड़ा। वजह बताई गई कि टनल में कीचड़ के साथ अचानक पानी बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे में टनल में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। जब ऐसा काम हो रहा होता है तो टनल में जिस तरीके से हम जा रहे थे, अगर उसमें कोई भी घटना घटती है उसका एक रिस्पांस टाइम होता है। हमारे डिज़ाइन के हिसाब से ये सबसे लीनेस्ट पीरियड है। यहाँ पर 15 क्यूसेक्स का फ्लो था जिस वक्त ये काम चल रहा था। 10 मिनट के अंदर वहाँ पर 40 मीटर ऊंचा सैलाब आ जाता है। इस 10 मिनट के रिस्पांस के लिए तो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता। हम कितनी भी तैयारी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी डिज़ाइन कर लें, हम फुली प्रिपेयर्ड थे। आध घंटे के अंदर अंदर हम टनल से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई भी घटना घटती है, हमारा जो रेस्क्यू रिस्पांस सिस्टम है उनका मॉक ड्रिल करते हैं यहाँ पर, और मिनिमम आध घंटा तो चाहिए हमको किसी भी जगह से भागने। अगर इंसान भागता भी है तो 500 मीटर भागना है तो उसको भागने के लिए समय चाहिए। इस टेरेन में हम कहीं भी छेद करके उसको एक्सेस करने का जगह नहीं दे सकते हैं। ये तो ऐसा कठिन कार्य है जो हम कर रहे हैं, उसमें इतना जोखिम तो रहता ही रहता है। सवाल यह है कि सैलाब को आए 4 दिन हो चुके हैं, फिर टनल में अचानक पानी कहां से आया? दरअसल ये आपदा के समय ही टनल में भरा हुआ पानी था जो भारी मलबे के बीच टनल के अलग अलग हिस्सों में भरा हुआ था। एक नक्शे की मदद से समझिए कि टनल में पानी किस तरह घुसा हुआ है, जो अब भी टनल में मौजूद है और इसी टनल के एक हिस्से में मजदूर फंसे हुए हैं। ये टनल का एंट्री पॉइंट है जहां से पानी अंदर आने का रास्ता बनाया गया है। 7 फरवरी को बाढ़ का पानी और मलबा इसी रास्ते से टनल में घुसा। इसके अलावा इन छोटे रास्तों से आए मलबे ने टनल को पूरा जाम कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल में इसी रुके हुए पानी के आने की वजह से काम रोकना पड़ा, लेकिन कुछ देर के इंतजार के बाद काम फिर से शुरू हो चुका है। तपोवन टनल पर 2:09 पर काम को रोक दिया गया। एक अलर्ट आया कि जल स्तर बढ़ रहा है और आशंका जताई जा रही थी कि एक और फ्लैश फ्लड आ सकती है, जिसके बाद मैन एंड मशीन को यहां सेफ लिमिट में बुला लिया गया था। लेकिन अब ये काम दोबारा शुरू हो गया है। जो लोग अंदर ड्रिलिंग के लिए चाहिए या अर्थ मूवर के लिए चाहिए वो वापस काम में लग गए हैं। ये काम 1.25 घंटे के आसपास रुका जरूर और अभी की
प्रगति की बात करें तो 180 मीटर में 120 मीटर का मलबा साफ हो चुका है और 60 मीटर का मलबा अभी बाकी है। देखना होगा कि उस 60 मीटर के मलबे को हटाने के लिए कितना वक्त लगेगा। ये वक्त ही तय करेगा कि जो 35 लोग यहाँ फंसे हैं वो कितने सुरक्षित हो सकते हैं। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस 60 मीटर के फासले को पाटा जाए। टाइम कम है और उम्मीद बढ़ रही है। 35 जिंदगियों के लिए आने वाला एक एक पल बहुत अहम है, क्योंकि 100 घंटे बीत चुके हैं और अभी 60 मीटर का रास्ता साफ करना बाकी है। ठंड के मौसम में पानी और मलबे में दबे होने पर जिंदगी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि टनल में मलबा और पानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मलबा और गारा निकालने के लिए एक ही रास्ता है और इसके आने के कई रास्ते हैं, इसीलिए कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाया जा रहा है। 4 दिन के दौरान आपने देखा कि पानी जो पहले पानी आ रहा था सडनली 40 मीटर ऊपर उठ गया। रिवर का कोस्ट 15 मीटर ऊपर उठ गया है। सुनिए, नहीं ठीक है। जो आपका पानी और टनल का लेवल एक है, पानी भर के पूरा अंदर टनल के अंदर भर चुका है, ठीक है। इसको खाली करने के लिए हमें जो प्रयास करने हैं, जो हमारे इक्विपमेंट लग सकते हैं, टनल के अंदर एक्सकेवेटर ही लगेगा। जो पानी आ रहा है तो पंप लगेंगे, पंप की तैयारी है, एक्सकेवेटर की तैयारी है। पीछे जगह हमने जब भी जैसे ही ये घटना घटी तुरंत ही हमने रेस्क्यू टीम आई एडमिनिस्ट्रेशन से 2 घंटे के अंदर सारे लोग आ गए। SDRF आया, जो बचा सकते थे उनको बचाया गया इमीडिएटली। जो टनल में थे 12 लोग, उनका पूरे टनल का मुंह बंद हो गया था। किसी तरीके से सारे लोगों ने, सारे रेस्क्यू टीम ने पहाड़ों से उतर के वहाँ तुरंत ही वहाँ छेद करके उनको 12 लोगों को बाहर निकाला। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयार नहीं थे या कोई उसमें व्यवधान हुआ, कोई डिले हुआ। मिशन को पूरा करने के लिए करीब 60 मीटर की दूरी बची है और इस 60 मीटर को पार करने की चुनौती को इस बात से समझा जा सकता है कि 120 मीटर की दूरी पार करने में रेस्क्यू टीम को 100 घंटे से ज्यादा का समय लग चुका है। लेकिन टनल में अगर इसी तरह पानी आने का सिलसिला जारी रहता है तो ऑपरेशन रोकने की वजह से टाइम ज्यादा लग सकता है, जो मिशन के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है। इसीलिए टनल में फंसे मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए प्लान बी पर काम किया जा रहा है। इसके लिए टनल में ड्रिलिंग का काम चलाया जा रहा है। टेक्निकल एक्सपर्ट की मौजूदगी में रात करीब 3 बजे से अचानक ड्रिल करने का काम शुरू किया गया था, ताकि मेन टनल के नीचे मौजूद एक और टनल में जिंदगी की तलाश की जा सके। इससे पहले प्लान ए के तहत टनल को करीब 120 मीटर तक खोदा जा चुका है। इस वक्त हम तपोवन टनल में मौजूद हैं। यहां आज 5वां दिन हो गया है। रविवार को आपदा आई थी, गुरुवार का दिन है। अब यहां से मड और मलबे को हटाने का काम रोककर ड्रिलिंग शुरू की गई है। यहां से ठीक 70 मीटर आगे एक पॉइंट ढूंढा गया है जहां टनल के नीचे से स्टिल्ट फ्लशिंग टनल निकलती है और अब कोशिश की जा रही है कि 17 मीटर नीचे ड्रिल किया जाए, एक कैमरा डाला जाए और देखा जाए वहां पानी भरा है या क्या कोई वहां सर्वाइवर्स हैं, क्योंकि अनुमान यह लगाया जा रहा है कि स्टिल्ट फ्लशिंग टनल में ही मजदूर फंसे हो सकते हैं और इस ड्रिल करने से 2 से 3 मकसद हासिल होंगे। पहला मकसद यह होगा कि कैमरा डाल के नीचे देखा जा सकेगा कि नीचे कोई सर्वाइवर है या नहीं। दूसरा मकसद ये होगा कि पता चल पाएगा कि क्या नीचे की टनल में पानी भरा है या खाली है। और तीसरा मकसद ये होगा कि ड्रिल करने से एयर सप्लाई शुरू की जा सकेगी, यानी जो नीचे अगर फंसे हो तो उन तक ताज़ी हवा पहुंच पाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों से परे अगर वहां सर्वाइवर्स मिलते हैं, अगर वहां मजदूर फंसे हुए मिलते हैं, तो जो ये ड्रिल की जा रही है इसके घेरे को चौड़ा किया जाएगा और फिर आगे फंसे मलबे को हटाना छोड़कर यहीं ड्रिल कर यहां से सेकंड वे ऑफ एंट्री ढूंढा जाएगा ताकि फंसे हुए मजदूरों को यहां से बचाया जा सके। ये वक्त के खिलाफ रेस है जो लगातार जारी है। तपोवन टनल में 35 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम इस समय प्लान ए और प्लान बी दोनों पर काम कर रही है। प्लान ए के तहत पानी हटाने के लिए पंप लगाए गए हैं, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है, ड्रोन कैमरे से तलाशी हो रही है, स्ट्रेवर डॉग्स की मदद ली जा रही है ताकि कहीं से मजदूरों का सुराग लग सके।
इसके अलावा प्लान बी के तहत टनल में ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है। रेस्क्यू टीम की कोशिश है कि पहले टनल के नीचे मौजूद टनल में करीब 17 मीटर की ड्रिलिंग की जाए ताकि मजदूरों की तलाश आसान हो जाए। ड्रिल करने के लिए 4 दिन नहीं लग गया। तय करने में सर नहीं, तय करने में 4 दिन नहीं लगा। आपको ड्रिल तो आप कहीं किस जगह में करेंगे? जहाँ पे क्रॉसओवर है ना, जहाँ पर क्रॉसओवर है, जहाँ नीचे टनल है वहीं टनल नीचे से जा रहा है, टनल ऊपर से जा रहा है, तो आप जब वहाँ पहुँचोगे तभी तो ड्रिल होगा। जहाँ पे क्रॉसओवर है, ये तो वर्टिकल ड्रिल होता है ना, एकदम ऊपर से नीचे तक जाता है। वर्टिकल ड्रिल के लिए जिस जगह में नीचे टनल है उसको जीपीएस से कनेक्ट करके एग्जैक्ट जगह पहुंचने के बाद ही आप ड्रिल कर सकते हैं। वो पहुंचने में कितना टाइम लग गया, उस जगह में पहुंचने में कितना टाइम लगा, आप लोग खुद देखे हैं 4 दिन से। अच्छी खबर यह है कि 120 मीटर रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन बुरी खबर यह है कि अभी भी 60 मीटर रास्ते को साफ करना बाकी है और इसमें कितना समय लगेगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। टनल के नक्शे की मदद से समझिए 35 मजदूरों की एग्जैक्ट लोकेशन कहां है। टनल के दूसरे गेट से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें 180 मीटर की दूरी पर 35 मजदूर फंसे हुए हैं। 100 घंटे की दिन रात की मेहनत से टनल का 120 मीटर रास्ता साफ किया जा चुका है और अब 60 मीटर का रास्ता साफ करना बाकी है। इस बीच अपनों की तलाश भी चल रही है। हर किसी की आंखों में इंतजार है। इसके लिए अब तपोवन में पूछताछ केंद्र खोला गया है, जहां लोगों की लंबी लाइन लगी है। लोग उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं। घटना के 5वें दिन तपोवन में एनटीपीसी की साइट पर जिला प्रशासन की तरफ से पूछताछ केंद्र खोला गया है। यहाँ जो मजदूर मारे गए हैं उनके रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। जो शव हासिल किए गए हैं उनमें से बहुत से शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसलिए जो शव मिले हैं उनके फोटो यहाँ एक डोजियर बना के रखे गए हैं। जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो उन फोटो को देख रहे हैं और अपने परिचितों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है कि जो शव हैं उनकी शिनाख्त हो पाए। कुछ तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं, बेहद डरावनी हैं, लेकिन अपनों की तलाश में लोग आ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि इनमें कोई हमारा तो नहीं। जो शव बरामद हुए हैं या मिसिंग हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और यहाँ पूछताछ केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। गौर करने वाली बात है, जिला प्रशासन ने पूछताछ केंद्र घटना के 5 दिन बाद शुरू किया है। अभी तक लोग दर दर भटक रहे थे कि कोई उनके परिजनों की जानकारी दे दे, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए। एक पूछताछ केंद्र खुला है जहां परिजन आकर अपने लोगों की पूछताछ कर सकते हैं जो इस घटना के बाद मिसिंग है। जिंदगी की उम्मीद बरकरार है। अब तक 34 शव मिल चुके हैं, जिसमें से 9 शवों की पहचान की जा चुकी है। 25 लोगों की पहचान अब तक नहीं हुई है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है 170 लोगों की जिंदगी। इसीलिए पूरी जी जान से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे देश को अब भी उम्मीद है शायद कुछ वक्त में टनल से अच्छी खबर सुनाई दे।